हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो पर्यावरण की क्लास है। और पर्यावरण की जो एक साल का जो करंट अफेयर है, जो पीटी 365 जो विजन के द्वारा कंपाइलेशन है, उसको हम कवर करने जा रहे हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण क्लास है। आपको पता है कि इन्वायरमेंट अकेले दम पे 12 से 15 क्वेश्चन का मादा रखता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इन्वायरमेंट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और 12 से 15 क्वेश्चन अपने यहाँ से सिक्योर करते हैं। लेकिन ये 12 से 15 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं वो तभी हल होंगे जब आप इस पर्यावरण के ट्रेडिशनल वाले पार्ट को और करंट वाले पार्ट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। करंट अफेयर की क्लास आज से आपकी स्टार्ट हो गई है और अगले 3 या 4 दिन के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही आपके जो ट्रेडिशनल वाला पार्ट है ये भी आपका स्टार्ट कर दिया जा चुका है, जिसमें एक क्लास आपको मिल गई होगी, बाकी क्लास आपको 3 से 4 दिन में डेली की बेसिस पर मिलती रहेंगी। हम करने क्या वाले हैं, अगले 5 दिन 6 दिन का जो हमारा टारगेट है वो टारगेट है कि मॉर्निंग टाइम में हम ट्रेडिशनल वाले पार्ट को कवर करते रहेंगे और इवनिंग वाले टाइम में आपको जो क्लास है वो करंट अफेयर की क्लास मिलती रहेगी। तो इस प्रकार से हम डेली के 2 क्लास आपको देने वाले हैं। तो तैयार रहिएगा इस चीज के लिए। और एग्जाम की तारीख आपकी बहुत नजदीक है। अब बहुत कुछ नया पढ़ने के लिए आपके पास नहीं है। केवल करंट अफेयर और ट्रेडिशनल वाले पार्ट का केवल रिवीजन ही आपको जीत दिला सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। तो विषय सूची को जब हम देखेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हमारा होगा जैव विविधता। ये काफी बड़ा टॉपिक है और यहाँ से हर साल 3 4 क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी या यूपी पीसीएस वाले एग्जाम में। ठीक है, तो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बायोडाइवर्सिटी में जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है उसको कवर करेंगे, जिसमें कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। तो वन्यजीव और संरक्षण, आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस, और इसी में देखेंगे कि जो शीत मरुस्थल है जो अभी हाल ही में आईयूसीएन की लिस्टेड किया गया है उसको जानेंगे। यूनेस्को का विश्व जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम डब्ल्यूपीए को समझेंगे। जैव विविधता, जैविक संसाधनों और उनसे संबंध ज्ञान तक पहुंच तथा लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण। उसके बाद हम अगला टॉपिक जो हमारा होगा वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के केंद्र प्रायोजित योजना। उसके बाद प्रोजेक्ट चीता, टाइगर रिजर्व, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, स्टेट ऑफ स्मॉल कैट्स इन टाइगर लैंडस्केप ऑफ इंडिया, इसकी रिपोर्ट देखेंगे। भारत में हाथियों की स्थिति के बारे में जानेंगे। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50 वर्ष जो पूरे हुए हैं उसके बारे में जानेंगे। नदी डॉल्फिन, उसके बाद गिद्ध के बारे में, ऊंटों पर मसौदा नीति पत्र को समझेंगे। जंगली याक, इसके बारे में जानेंगे। तमिलनाडु की संकटग्रस्त जो प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है उसके बारे में जानेंगे। वन यानी फॉरेस्ट, जिसमें वन संरक्षण एवं संवर्धन संशोधन नियम जो 2025 है उसको देखेंगे। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, इसके बारे में देखेंगे। वनों पर पर्यावरणीय लेखांकन 2025 की जो रिपोर्ट है उसको जानेंगे। फिर उसके बाद आर्द्रभूमि, तटीय भूमि और महासागर, खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि, आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन, सुर्खियों में रही अन्य आर्द्रभूमियां, प्रवाल वृंजन, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में संधारणीय जलीय कृषि, इसके बारे में जानेंगे।
फिर उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण जो सुर्खियां हैं इसमें उनको देखेंगे और सुर्खियों में रही शब्दावलियां और अवधारणाएं जिसमें संरक्षण रिजर्व, वैश्विक महासागर का अंधकारमय होना, पर्यावरणीय डीएनए, ब्लू वॉशिंग, कार्यात्मक विलुप्त प्रजातियों का पुनर्जीवन, खुर्दा जीवन और सुर्खियों में रहे जो संगठन है उनके बारे में देखेंगे। वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन इसके बारे में जानेंगे। पादपों की नई पादपों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इसके बारे में जानेंगे। आईबीएटी अलायंस इसके बारे में जानेंगे। एनजीटी के बारे में पढ़ेंगे और सुर्खियों में रही संबंधित रिपोर्ट और जो सूचकांक है इसके बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास कोशिश करेंगे कि यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा अगली क्लास का वो रहेगा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जिसमें UNFCCC इसके बारे में, जिसका COP30 हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आने की पूरी तरीके से संभावना पूछा ही जाना है। अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां इसकी देखेंगे और प्रारंभ में की गई अन्य महत्वपूर्ण पहल हैं उसके बारे में जानेंगे। जलवायु शमन और अनुकूलन इस टॉपिक को देखेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 इसके बारे में जानेंगे। हरित ऋण क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम योजना इसको देखेंगे। पेरिस जलवायु समझौता का अनुच्छेद 6, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वैश्विक पोत परिवहन के लिए नेट जीरो फ्रेमवर्क, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, मीथेन उत्सर्जन, हिमनद संरक्षण और अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां। सुर्खियों में रही जो शब्दावलियां हैं उनके बारे में, जो अवधारणा है उसके बारे में जानेंगे। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट इसके बारे में देखेंगे। आर्कटिक एप्लीफिकेशन, ग्रहीय सीमाएं और सुर्खियों में रहे संगठन इनके बारे में जानेंगे। साथ ही यूनेप यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में देखेंगे। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो WMO है उसके बारे में, संबंधित रिपोर्ट सुर्खियों में रहे जो सूचकांक है उनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक जो शुरू होगा वो रहेगा हमारा प्रदूषण, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय संधियां, बेशल, रोटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन 2025 में जो हुआ उसको जानेंगे। मिनीमाता कन्वेंशन को देखेंगे। वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषक संधि को जानेंगे। वायु प्रदूषण को देखेंगे। शहरी वायु प्रदूषण को देखेंगे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 इसके बारे में देखेंगे। एरोसोल इसके बारे में जानेंगे। जल प्रदूषण संरक्षण को पढ़ेंगे। प्रदूषित नदी खंड, विलवनीकरण प्रौद्योगिकी और विविध चीजों को हम लोग समझेंगे। उसके आगे विविध में उद्योगों का संशोधित वर्गीकरण, दूषित स्थल प्रबंधन के लिए नए नियम अधिसूचित किए गए हैं जो उनके बारे में जानेंगे। खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन एवं सीमा पार संचालन संशोधन नियम 2025 जो लागू हुआ है उसके बारे में देखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां और सुर्खियों में रही शब्दावली और अवधारणाओं को देखेंगे, जिसमें धरातलीय या क्षोभमंडलीय ओजोन, द्वितीय प्रदूषक, विषाक्त भारी धातुएं, पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्कलाइल पदार्थ इसके बारे में देखेंगे। ग्रीन पटाखे, फ्लू गैस डिस्फराइजेशन इसके बारे में देखेंगे। ताज ट्रेपेजियम जोन को देखेंगे। TTZ को, पर्यावरणीय प्रभाव को देखेंगे। सुर्खियों में रहने वाले जो संबंधित रिपोर्ट्स और सूचकांक हैं इससे संबंधित उसको जानेंगे। फिर अगला टॉपिक जो रहेगा सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों के 10 वर्ष पूरे हुए हैं तो यानी कि सारे जो 17 SDG हैं उसको जानेंगे और SDG से संबंधित अन्य जो रिपोर्ट हैं उनको देखेंगे। सतत विकास के लिए वित्त पोषण कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है इसके बारे में जानेंगे। ऊर्जा दक्षता और वैकल्पिक ईंधन ऊर्जा इसके बारे में देखेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के बारे में देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के बारे में देखेंगे। सौर पैनल दक्षता मानदंड इसके बारे में जानेंगे। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को देखेंगे। जैव ऊर्जा इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा हमारा राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति, इसके बारे में देखेंगे। पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। भूमिगत कोयला गैसीयकरण के लिए ड्राफ्ट दिशा निर्देश के बारे में देखेंगे
उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग में सहायता योजना को देखेंगे। कारपोरेट एवरेज फ्यू एफिशिएंसी मानक के बारे में देखेंगे। सतत कृषि को देखेंगे। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों को देखेंगे। कृषि वानिकी को देखेंगे। फिर इससे संबंधित जो विविध चीजें हैं उसके बारे में जानेंगे। और विविध में पर्यावरणीय लेखा परीक्षा नियम 2025, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना, भारत में बांध सुरक्षा, बीज प्रबंधन, रेत खनन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां भी देखेंगे और सुर्खियों में नई शब्दावलियां और अवधारणाओं में जैसे नवीकरणीय खरीद दायित्व यानी आरपीओ और नवीकरणीय खपत दायित्व यानी आरसीओ, इसके बारे में पढ़ेंगे। संधारणीय विमानन ईंधन के बारे में देखेंगे। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड देखेंगे। गैस हाइड्रेट्स देखेंगे। सुर्खियों में रहे संगठन के बारे में जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान, भारतीय सौर ऊर्जा निगम। सुर्खियों में रही रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025, आपदा जोखिम न्यूनीकरण वित्त पोषण और सी फ्लोड के बारे में देखेंगे। बादल फटने की घटनाओं के बारे में, हिमनदीय झीलें और हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ के बारे में, सुनामी के बारे में, तेल रिसाव, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां और सुर्खियों में रही शब्दावली और अवधारणाओं के बारे में जिसमें ट्विस्टर, ग्रे राइनो परिघटना, सुपर टाइफून, श्रेणी भूकंप, स्वेल तरंगें, ब्लोआउट और मोसोस्केल कन्वेक्टिव सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही सुर्खियों में रहे जो संगठन है इसमें भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, इसके बारे में पढ़ेंगे और सुर्खियों में रही संबंधित रिपोर्ट और सूचकांक को देखेंगे। फिर उसके बाद कुछ भूगोल के टॉपिक स्टार्ट होंगे जिसमें वैश्विक जियोलॉजिकल पार्क नेटवर्क के बारे में देखेंगे। बहुधात्विक सल्फाइड्स के बारे में जानेंगे। भारत पूर्वानुमान प्रणाली के बारे में देखेंगे। दीर्घकालिक औसत और वास्तविक ध्रुवीय विचलन के बारे में पढ़ेंगे। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में देखेंगे। अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। विपट्टन के बारे में पढ़ेंगे। सुर्खियों में रही शब्दावली और अवधारणाओं को देखेंगे। सुर्खियों में रहे संगठन राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागरीय अनुसंधान केंद्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सुर्खियों में रहे जो स्थल हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे जिसमें भारत, सुर्खियों में रहे भौगोलिक स्थल स्वरूप, सुर्खियों में रही नदियां और अन्य के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय रूप में देखें तो सुर्खियों में रहे भौगोलिक स्वरूप, सुर्खियों में रही नदियां, जल निकाय, सुर्खियों में रहे आपदा प्रभावित क्षेत्र, सुर्खियों में रहे देशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सुर्खियों में रहे संरक्षित क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और सुर्खियों में रही जो प्रजातियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और प्रजातियों यानी स्पीशीज से हमने आपको 3 क्लास ऑलरेडी आपको दे दी है जहां पे सारी स्पीशीज की आपसे बात की गई है। जो विजन के द्वारा कंपाइलेशन है, अलग से इसको किया गया है, वो हमने आपको पढ़ा दिया है। तो ये सारे टॉपिक हमारे रहने वाले हैं अगले 2-3-4 क्लासों में। तो चलिए एक-एक करके हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और टॉपिक रहेगा हमारा जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी, जिसमें पढ़ेंगे वन्य जीव और संरक्षण, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस, आईयूसीएन मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, क्यों है सुर्खियों में? अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 अबू धाबी में संपन्न हुई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। ठीक है, तो अबू धाबी में हुई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सदस्यों की सभा में प्रस्तुत प्रमुख प्रस्ताव के बारे में जब जाने तो 2045 की राह पर प्रकृति के लिए एकजुट हों 20 वर्षीय रणनीति विजन को अपनाया गया है। अबू धाबी कॉल टू एक्शन, इसके तहत निम्नलिखित 5 क्षेत्रों में कार्यों को संपन्न करना है। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं? प्रकृति की मानव कल्याण की बुनियाद के रूप में पुनः पुष्टि करना, बहुपक्षवाद को सशक्त बनाना,
न्याय और समावेशन सुनिश्चित करना, ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना, प्रकृति और जलवायु कार्यवाही के लिए संसाधनों को बढ़ाना। आगे समझें तो नए सदस्य आईयूसीएन में 100 से अधिक नए सदस्य शामिल किए गए हैं। इसमें 6 नए देश आर्मेनिया, तजाकिस्तान या ताजिकिस्तान, मार्शल द्वीप, गैबोन, तुवालू और जिम्बाब्वे हैं। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस बात का। हाल ही में 6 नए देश जुड़े हैं, आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, मार्शल द्वीप, गैबोन, तुवालू और जिम्बाब्वे। ठीक है, आगे देखें तो जीवाश्म ईंधन को न्यायोचित रूप से चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का समर्थन करने वाला प्रस्ताव पहली बार अपनाया गया है। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसकी हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल ही जाएगा। आगे देखें तो वन्य जीवों को जलवायु सहयोगी के रूप में मान्यता दी गई है तथा उन्हें जलवायु समुत्थानशीलता के लिए प्रकृति आधारित समाधानों के प्रभावी अभिकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक, आगे जैव विविधता संरक्षण में स्वदेशी समुदायों की भूमिका को मान्यता देने हेतु प्रथम विश्व स्वदेशी जन एवं प्राकृतिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इतनी ही लाइन में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ आईयूसीएन के कुछ फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट जो आपके लिए जरूरी हो सकते हैं, उसके बारे में समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उत्पत्ति की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। वर्तमान में यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे विविध पर्यावरणीय नेटवर्क है। ये सदस्यता 1400 प्लस सदस्य देश, गैर सरकारी संगठन और शोध संस्थान जिसमें शामिल हैं। ठीक है, और भारत भी इसका सदस्य देश है। शासन व्यवस्था को समझे तो आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की सदस्य सभा सर्वोच्च शासी निकाय के रूप में है। इसकी बैठक प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित होती है। इसकी मेजबानी आईयूसीएन के किसी सदस्य देश द्वारा की जाती है। आईयूसीएन परिषद के बारे में देखें तो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के सत्रों के बीच मुख्य शासी निकाय के रूप में कार्य करती है। ये उद्देश्य क्या है इसका, तो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्रीय परियोजनाएं संचालित करना इसका उद्देश्य है। रिपोर्ट्स जो कि संरक्षित क्षेत्रों पर आईयूसीएन रिपोर्ट्स, जिसमें आईयूसीएन वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा जारी की जाती है, और आईयूसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक फॉर आदि इसके द्वारा रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं। यानी संरक्षित क्षेत्रों पर आईयूसीएन की रिपोर्ट, आईयूसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, तो ये इसके द्वारा जारी की जाती हैं। संबंधित सुर्खियों को देखें तो भारत का राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप विजन 2025 से 30, जिसमें भारत ने जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने के लिए नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप प्रस्तुत किया है। विजन क्या है, तो राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वित और सहभागितापूर्ण रेड लिस्ट प्रणाली स्थापित की जाएगी। यह प्रणाली भारत के विविध पारिस्थितिकी तंत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों और जीव जंतुओं की वास्तविक संरक्षण स्थिति को दर्शाएगी। दायरा देखें इसका तो यह परियोजना एक 5 वर्षीय पहल है। इसका लक्ष्य लगभग 11,000 प्रजातियों, जिसमें 7,000 वनस्पति प्रजाति और 4,000 जीव जंतु प्रजातियों की विलुप्ति की जोखिम का आकलन करना है। लक्ष्य क्या है, तो 2030 तक वनस्पतियों और जीवों दोनों के लिए राष्ट्रीय रेड डेटा बुक प्रकाशित करना। नोडल एजेंसी इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा तैयार किया गया, तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा आईयूसीएन भारत और सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल के सहयोग से तैयार किया गया।
नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय समन्वय। यह परियोजना जैव विविधता अभिसमय यानी सीवीडी और कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क जैसे अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क्स के अनुरूप है ये। तो ये सारी चीजें थी। अब आईयूसीएन जो कि सुर्खियों में रहे, आईयूसीएन के प्रमुख उपकरण के बारे में जब देखें तो क्या क्या उपकरण है। आईयूसीएन संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची, ये इसका उपकरण है। इसे 1964 में स्थापित किया गया और यह प्रजातियों को 9 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। इसे प्रतिवर्ष में कम से कम 2 बार अद्यतन यानी अपडेट किया जाता है। हाल ही में आईयूसीएन लाल सूची को अद्यतन किया गया है यानी अपडेट किया गया है। क्या क्या अपडेशन हुआ है? वैश्विक लेवल पे देखें तो आर्कटिक सील की 3 प्रजातियां विलुप्त होने के करीब पहुंच गई हैं। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। किसकी? सील की। हरा समुद्री कछुआ भी एक की स्टोन प्रजाति है। क्या होता है की स्टोन? आप इन्वायरमेंट वाली क्लास में जो ट्रेडिशनल वाला पार्ट है उसमें जाकर के पढ़िएगा, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। प्रजाति है। इस प्रजाति के लिए किए गए संरक्षण संबंधी निरंतर प्रयासों के कारण इसकी संरक्षण स्थिति इंडेंजर्ड से लिस्ट कंसर्न में सूचीबद्ध हो गई है। ठीक है, क्या अभी देखेंगे कि ये इंडेंजर्ड, लिस्ट कंसर्न, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वनरेबल, ये क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, भारत की स्थिति के बारे में देखें तो 12 भारतीय पक्षी प्रजातियों की संरक्षण स्थिति में बदलाव किया गया है। वहीं 4 प्रजातियों को अधिक संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है। जिन 4 प्रजातियों को अधिक संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है उनमें शामिल है इंडियन कोशर, इंडियन रोलर, रूफस टेल्ड लार्क को नियर थ्रेटेंड सूची में शामिल किया गया है और लॉन्ग बिल्ड ग्रास होपर बार्बलर को इंडेंजर्ड सूची में शामिल किया गया है। तो ये 4 वो प्रजातियां हैं जिनको संकटग्रस्त में डाला गया है। अन्य देखें तो सिंथेटिक बायोलॉजी और प्राकृतिक संरक्षण पर प्रथम नीति को अपनाया गया। इसमें पारिस्थितिकी संहार का अपराध जो कि प्रस्ताव 061 पर्यावरण को जानबूझकर क्षति पहुंचाने को अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता दी गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं उपकरण के रूप में। तो आईयूसीएन की जो लाल सूची में शामिल जो श्रेणियां हैं, कौन कौन सी श्रेणी हैं जो विलुप्ति का बढ़ता जोखिम दर्शाती हैं। तो सबसे पहले देखें नॉट इवेल्युएटेड, यानी कोई डेटा नहीं है, कोई जानकारी हमको इसके बारे में नहीं है। डेटा डिफिशियंट की जब बात की जाए तो इसका मतलब है कि आंकड़ों का अभाव है। किसी प्रजाति के विलुप्त होने के खतरे का अनुमान लगाने के लिए उसकी आबादी या वितरण के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। उसके बाद लीस्ट कंसर्न, लीस्ट कंसर्न मतलब संकट मुक्त है। अभी इसका आशय है कि किसी प्रजाति की आबादी इतनी स्थिर है कि निकट भविष्य में उसके विलुप्त होने की कोई संभावना नहीं है। अगली नियर थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड, इसके बारे में जब पढ़ें तो संकट उन्मुख है ये, यानी संकट बनने की कोशिश जारी है। इसका आशय यह है कि कोई प्रजाति निकट भविष्य में थ्रेटन यानी संकट श्रेणी में शामिल होने की संभावना से युक्त है। संकटग्रस्त की सूची में ये पहुंच सकती है, लगभग उसके करीब पहुंच गई है। उसके बाद वनरेबल, इसका मतलब है सुभेद्य। इसका आशय यह है कि किसी प्रजाति के समक्ष अपने प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का उच्च खतरा यानी हाई रिस्क बना हुआ है। अब वो हाई रिस्क में आ गई। उसके बाद इस सूची में अगला इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड की जब बात की जाए इसका मतलब है संकटग्रस्त। इसका आशय यह है कि किसी प्रजाति के समक्ष अपने प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का अधिक उच्च खतरा यानी वेरी हाई रिस्क बना हुआ है। ठीक है, उसके अगली श्रेणी देखें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, गंभीर रूप से संकटग्रस्त। इसका आशय यह है कि किसी प्रजाति के समक्ष उसके प्राकृतिक परिवेश से विलुप्त होने का अत्यधिक उच्च खतरा यानी एक्सट्रीमली हाई रिस्क बना हुआ है। उसके बाद देखें एक्सटिंक्टिंग इन द वाइल्ड,
प्राकृतिक परिवेश में विलुप्त। इसका आशय यह है कि प्रजाति अब अपने प्राकृतिक परिवेश अर्थात वन में नहीं है। उसके कुछ सदस्य केवल कैप्टिव अवस्था या कृत्रिम परिवेश में या अपने मूल प्राकृतिक परिवेश से बाहर जीवित हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट है एक्सटिंक्ट, यानी कि विलुप्त हो गई है। बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि किसी प्रजाति के अंतिम सदस्य की भी मृत्यु हो गई है। ठीक है। तो ये IUCN की लाल सूची में शामिल ये श्रेणियां हैं, जिसको 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। अब उसके बाद देखते हैं IUCN ग्रीन स्टेट्स ऑफ स्पीसीज के बारे में। तो ग्रीन स्टेट ऑफ स्पीसीज का प्रस्ताव IUCN ने 2012 की विश्व संरक्षण कांग्रेस में प्रस्तुत किया था और इसे 2021 में लॉन्च किया। IUCN की लाल सूची का आकलन एक वैकल्पिक हिस्सा बना लिया गया है। ठीक है। उद्देश्य क्या है जिसका? तो प्रजातियों, पारिस्थितिकी तंत्रों और संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण की सफलता का मापन करना। यह लाल सूची की पूरक है। लाल सूची विलुप्त होने के जोखिम पर केंद्रित है। ये संरक्षण की सफलता को रेखांकित करना इसका कार्य है। 8 ग्रीन स्टेट्स श्रेणियां, इसमें एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली डेप्लेटेड, लार्जर डेप्लेटेड, मॉडरेटली डेप्लेटेड और स्लाइटली डेप्लेटेड, फुली रिकवर्ड, नॉन डेप्लेटेड और इंडिटरमिनेटर। ठीक है। यानी कि ये जो 8 स्टेट श्रेणियां हैं ये। ठीक है। उसके बाद देखें तो IUCN लाल सूची में 100 से अधिक प्रजातियों को IUCN ग्रीन स्टेट्स का दर्जा प्राप्त है। ग्रीन स्कोर की जब बात की जाती है तो 0 से 100% यह दर्शाता है कि कोई प्रजाति फुली रिकवर्ड या पूर्ण रूप से पुनर्प्राप्त होने के कितने निकट है। कोई प्रजाति फुली रिकवर्ड यानी पूर्ण रूप से पुनर्प्राप्त हो जाती है यदि वो अपने ऐतिहासिक पर्यावास के सभी भागों में मौजूद है, मानव प्रभाव के कारण नष्ट हुए क्षेत्रों सहित। ठीक है। वह अपने पूरे पर्यावास में व्यवहार्य आबादी में मौजूद है, विलुप्त होने का खतरा नहीं हो, वह अपने पर्यावास के सभी भागों में पारिस्थितिकी कार्य को संपन्न करती है आदि, प्रजाति फुली रिकवर्ड हो जाती है। ठीक है। तो ये शर्तें हैं इसकी। चलिए नेक्स्ट समझते हैं केंटन आर मिलर पुरस्कार के बारे में। तो काजीरंगा के निदेशक को राष्ट्रीय उद्यानों में नवाचार के लिए IUCN के केंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे काजीरंगा के। ठीक है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय हैं, तो इसका मतलब ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत जरूरी हो जाएगा। गठन की जब बात की जाए तो इसका गठन विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग ने किया है और विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के 6 तकनीक आयोगों में से ये एक है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय उद्यानों में नवाचार और संरक्षित क्षेत्र संधारणीयता के लिए 2006 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2006 में, सॉरी। यह उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण में नवाचार किया हो एवं नेतृत्वकारी भूमिका निभाई हो। ठीक है। यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार IUCN और WCPA यानी कि विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग और अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। यह विश्व के लगभग प्रत्येक देश से जुड़े 10,500 से अधिक स्वैच्छिक विशेषज्ञों का एक
विज्ञान आधारित नेटवर्क है। भारत के प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञ विवेक मेनन को वर्ष 2025 से 29 के लिए आईयूसीएन स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। किसको? विवेक मेनन को। ठीक है। याद रखने के लिए आपको ये करना होगा कि इनको स्पीशीज के लिए कहा गया कि आपको संरक्षण करना है, तो ये कह रहे मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना, तो नाम याद रहेगा आपको, मेनन। ठीक है। चलिए भूमिका समझें। तो यह आईयूसीएन को जैव विविधता संरक्षण, प्रजातियों के प्राकृतिक महत्व और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य व कार्यप्रणाली में उनकी भूमिका से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। ठीक है। चलिए आगे है आईयूसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 रिपोर्ट। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी आईयूसीएन ने आईयूसीएन विश्व धरोहर आउटलुक 4 रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट प्राकृतिक और मिश्रित विरासत स्थलों की संरक्षण स्थिति का आकलन करती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालें तो सकारात्मक संरक्षण आउटलुक वाले जो स्थानों का प्रतिशत पहली बार काफी कम हो गया है। भारत से संबंधित निष्कर्ष देखें तो कंजर्वेशन आउटलुक रेटिंग में केवल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को गुड रेटिंग प्राप्त हुई है। तो याद रखेंगे कंचनजंगा, पहले तो ये बताना है आपको, कमेंट करिएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को ही गुड रेटिंग में रखा गया है, बाकी और कोई शामिल इसमें नहीं है। उसके बाद देखें सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि 2025 तक इसके संरक्षण आउटलुक दर्जे में गिरावट देखी गई है। इसे पहले जो है गुड विद सम कंसर्न रेटिंग में दी गई थी, लेकिन अब इसे सिग्निफिकेंट कंसर्न रेटिंग दी गई है। ठीक है। तो ये आपके लिए जरूरी है, इसको ध्यान रखेंगे। मानस राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिमी घाट भी सिग्निफिकेंट कंसर्न श्रेणी में है। ठीक है। चलिए दूसरा टॉपिक है हमारा शेर, जिसको पैंथेरा लियो जो कि साइंटिफिक नेम है के लिए पहला ग्रीन स्टेट्स असेसमेंट जो लाया गया है। इसमें देखें सुर्खियों में क्यों है, तो आईयूसीएन ने शेर जो कि पैंथेरा लियो के लिए पहला ग्रीन स्टेट असेसमेंट जारी किया है। अब इसके बारे में देखें तो प्रथम ग्रीन स्टेट असेसमेंट के बारे में, तो शेर का ग्रीन स्टेटस, इनकी आबादी काफी हद तक कम हो गई है। विलुप्त क्षेत्र, शेर उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिम एशिया में विलुप्त हो चुका है। ठीक है। संरक्षण सफलता देखें तो पश्चिमी और दक्षिणी मध्य अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका तथा भारत के कुछ हिस्सों में किए गए प्रयासों से संभावित विलुप्ति को रोकने में मदद मिली है। अब इस शेर को देखें तो ये डब्ल्यूपीए के अनुसूची 1 में शामिल है, साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल है, और आईयूसीएन की जो स्थिति है वो वनरेबल है, सुभेद्य है। ठीक है। एशियाई शेरों और अफ्रीका शेरों में मध्य जो तुलना है इसके बारे में देखें तो एशियाई शेर और अफ्रीकी शेर, वर्तमान पर्यावास एशियाई शेर का भारत में केवल गिरी जो है राष्ट्रीय उद्यान, आपको कमेंट करके बताना है कि गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो केवल यहीं पे एशियाई शेर पाए जा रहे हैं। अफ्रीकी शेर उप सहारा अफ्रीका जो कि सवाना घास के मैदान है, यहाँ पे अफ्रीकी शेर देखे जाते हैं। अयाल यानी शेर के गले पर बाल अपेक्षाकृत छोटा होता है जो एशियाई शेर है, गहरा विरल अयाल होता है, कान लगभग स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन मध्य अफ्रीकी क्षेत्र में देखें तो अपेक्षाकृत घना बड़ा अयाल होता है। अयाल मतलब आप देख रहे होंगे ये वाला एरिया, ये पोर्शन, ये अयाल। ठीक। अक्सर कान और गर्दन को ढक लेते हैं। त्वचा की तरह देखें तो एशियाई शेरों में त्वचा की अनुदैर्ध्य तह जो पेट के साथ चलती है, यह इनकी सामान्य विशेषता है, और अफ्रीकी शेरों में यह अनुपस्थित होती है। शरीर का आकार अफ्रीकी शेरों से थोड़ा छोटा होता है एशियाई शेरों का, और अफ्रीकी शेर आमतौर पर एशियाई शेरों से ये बड़े होते हैं।
अन्य विशेषता देखें तो कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती इनकी। संरक्षण जो कि प्रोजेक्ट लाइन की घोषणा 15 अगस्त 2020 को की गई थी, इसके द्वारा इसको संरक्षण दिया जा रहा है। नोट देखें तो वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के तहत किए गए संशोधनों के अनुसार साइट्स के परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स के अंतर्गत आने वाली प्रजातियों को अब इस अधिनियम की सूची 4 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। संबंधित सुर्खियां देखें तो वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। वर्धा एशियाई शेरों के लिए दूसरे पर्यावास के रूप में उभर रहा है। अवस्थिति जो लोकेशन है ये गुजरात के पोरबंदर और देवभूमि द्वारका जो जिला है वो इसका लोकेशन है। प्रमुख वनस्पति जात देखें तो गोरड, बबूल, धाव, रायन, बेर, जामुन, अमली और दुधलो, बांस इत्यादि यहाँ पे वनस्पति प्रजाति पाई जाती हैं। प्रमुख प्राणी जात देखें तो सांभर, चीतल, चिंकारा यहाँ पे पाए जाते हैं वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य में। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनेस्को का विश्व जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क। यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व क्यों है सुर्खियों में? तो हाल ही में यूनेस्को ने 26 नए स्थलों को जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया है। इसमें भारत में जो है हिमाचल प्रदेश का जो शीत मरुस्थल रिजर्ट आरक्षित क्षेत्र को शामिल किया है, तो ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत का कौन सा शीत मरुस्थल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ से प्रश्न बन गया है और आप कहेंगे कि सर जी आपने कहा था प्रश्न यहाँ से देखने को मिल गया है। ठीक है, तो लगभग 26 नए स्थल जुड़े हैं जिसमें भारत का हिमाचल प्रदेश का जो शीत मरुस्थल रिजर्व है इसको शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं तो यूनेस्को का विश्व जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बारे में। WNBR की स्थापना यानी कि विश्व जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। इसका प्रबंधन यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर यानी कि मैब प्रोग्राम के तहत किया गया है। ये दोनों चीज याद रखेंगे, हम WNBR बोलेंगे और MAB बोलेंगे इसको, तो आपको ध्यान देना है कि MAB मतलब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व और WNBR का मतलब विश्व जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क। ठीक है, मैप कार्यक्रम की शुरुआत 1971 में की गई। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक आधार तैयार करना है। ठीक, इस नामांकन के बाद भारत के कुल 13 जीवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। विश्व भर में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़ करके अब 785 हो गई है। तो याद रखेंगे टोटल कितने हैं? 18 हैं, लेकिन यूनेस्को में कितने शामिल हैं? 13 हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। इन्फॉर्मेशन ये है कि जो कुल कितने हैं? 18। और इन 18 में जब बात की जाए तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो कच्छ का रण। ये मैं टोटल की बात कर रहा हूँ 18 की। ठीक है, और इसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो डिब्रू सोखेवा डिब्रू सैखोवा। ठीक है, डिब्रू सॉरी डिब्रू सैखोवा।
कच्छ का रण ये कहाँ पड़ता है? ये आपका गुजरात में है। और डिब्रू सैखोवा ये कहाँ पड़ता है? ये आपका असम में पड़ता है। लेकिन अगर वही बात की जाए जो 13 यूनेस्को में शामिल हैं, इसमें बड़ा कौन सा है यूनेस्को में शामिल? तो बड़ा कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, ठीक है। कहाँ पड़ता है ये? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और छोटा कौन सा है इसमें 13 जो यूनेस्को में शामिल है? नॉकरेक। कहाँ पड़ता है? मेघालय। ध्यान रहेगा। अगर टोटल की बात की जाए तो टोटल में सबसे बड़ा कौन सा है? कच्छ का रण है। और अगर छोटे की बात की जाए तो डिब्रू सैखोवा है। अगर जो यूनेस्को में शामिल जो 13 हैं उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी। और सबसे छोटा कौन सा है? नौकरी। ध्यान रखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक इंफॉर्मेशन ये भी आपके लिए कि पहला कौन सा था? तो पहला याद रखेंगे नीलगिरी। ठीक। नवीनतम कौन सा है? याद रखना है शीत मरुस्थल। लिख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। हाँ, मध्य अफ्रीकी द्वीपीय राष्ट्र साओ टोम एंड प्रिंसिप विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने पूरे क्षेत्र को जी मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। साओ टोम एंड प्रिंसिप ये मध्य अफ्रीकी द्वीपीय राष्ट्र है। एक द्वीपीय छोटा सा एक राष्ट्र है जिसका विश्व का ये पहला ऐसा देश बन गया है जिसे अपना पूरा क्षेत्र इसका जी मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ठीक है। अब आगे देखें तो मैं एमएबी के तहत जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कैसे नामित किए जाते हैं? तो नामित करने वाली जो संस्था है वो मेब अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद के निर्णयों के अनुसार यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा इसको नामित किया जाता है। प्रयुक्त कार्यकारिणी जो प्रणाली है उसमें देखें जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के लिए सेविले रणनीति और जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क का सांविधिक ढांचा है ये प्रस्ताव जो कि यूनेस्को के सभी सदस्य राष्ट्र और सहयोगी सदस्य अपनी ओर से किसी स्थल को नामांकन के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं। ठीक है। चलिए यहीं पे जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को हम लोग देख लें एक बार नजर में। शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम, मानस और डिब्रू सैखोवा असम में, देहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश, नौकरेक मेघालय, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, शिमलीपाल उड़ीसा, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अगस्त्यमाला या अगस्त्यमाला जो कि तमिलनाडु और केरल वाली बाउंड्री पर पड़ता है ये। ठीक है। नीलगिरी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, देखिए ये नीलगिरी है, ये तीनों की बाउंड्री पे पड़ता है। ठीक है। अचानक मार्ग अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये यहाँ पे है, ये दिख रहा होगा आपको, ये लगभग छत्तीसगढ़ में है लेकिन थोड़ा सा इसका हिस्सा एमपी में भी है। पंचमढ़ी और पन्ना ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। कच्छ गुजरात में, नंदा देवी उत्तराखंड में। काउंट करिए कितना हुआ। ठीक है, तो ये 18
क्या है आपके, जीवमंडल रिजर्व है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसको एक काम करिएगा, आप लोग एक मैप ले लीजिएगा और मैप पे इसको अपने बना लीजिएगा अच्छे से, और इसको एक दो बार अगर आप देखेंगे तो ये याद हो जाएंगे आपको, इसको लोकेशन आपको याद हो जाएगी। आगे देखें तो नामांकन के बाद भी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस देश के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में ही रहता है जहां वह अवस्थित है। सदस्य राष्ट्र मैप सचिवालय को सूचित करके किसी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को नेटवर्क से हटा भी सकते हैं। ठीक है। अवधि समीक्षा देखें तो प्रत्येक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की प्रत्येक 10 वर्ष में समीक्षा की जाती है ताकि उसके कार्य और प्रबंधन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सके। यदि कोई जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करता है तो यूनेस्को की उसकी मान्यता वापस ले सकता है। ठीक है। आगे देखें शीत मरुस्थल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में। अवस्थिति देखें इसकी तो शीत मरुस्थल का विस्तार हिमालय क्षेत्र में है और यह उत्तर में लद्दाख जो लेह एवं कारगिल जिलों से लेकर के दक्षिण में किन्नौर यानी हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी और किन्नौर जिले तक ये विस्तृत है। ठीक है। यह भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है और शीत मरुस्थल के हिमाचल प्रदेश में स्थित भाग को यूनेस्को के जो एक सेकंड दीजिएगा, कहाँ थे हम लोग, शीत मरुस्थल के हिमाचल प्रदेश में स्थित भाग को यूनेस्को के WNBR यानी कि आपको पहले बता दिए हैं यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है जो सबसे शीत और शुष्क परितंत्रों में से ये एक है। ठीक है। आगे संरक्षित क्षेत्र, इसमें पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास का क्षेत्र, चंद्रताल तथा सरचू एवं किब्बर वन्यजीव अभयारण्य शामिल है इसमें। ठीक है। बायोम देखें तो यह शीत मरुस्थल बायोम का निर्माण करता है। यहाँ चरम जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। इसका कारण इसकी हिमालय के पवन विमुख ढलान पर अवस्थित है और बहुत अधिक ऊंचाई पर है ये। संस्कृति, इस क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति का प्रभुत्व है। इसमें शामिल है गोम्पा जो कि बौद्ध मठ है, चौटेन जो कि विशेष प्रकार से स्तूप और मणि दीवारें, माफ करिएगा कॉल आ गया था। चलिए कहाँ थे हम लोग, तो मणि दीवारें पत्थरों की लंबी व चौड़ी कतार जैसी संरचनाएं होती हैं जो। ठीक। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार जो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्राणी जात की बात की जाए तो हिमतेंदुआ प्रमुख प्रजाति है यहाँ की, हिमालयन आइबेक्स, नीली भेड़ यानी कि भरल और हिमालय भेड़िया, गोल्डन ईगल इत्यादि जो है यहाँ की प्राणी जाति जो प्रजातियां पाई जाती हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अगला टॉपिक है हमारा। WPA 1972 में इसको स्टेब्लिश किया गया था यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA। ठीक। क्यों है सुर्खियों में, तो केरल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन, केरल, याद रखेंगे इसको। वन्यजीव संरक्षण केरल द्वारा संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले वन्य जीवों का वध करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। ऐसे जीव जो मानव जीवन को खतरा पहुंचा सकते हैं तो उनको मारना थोड़ा सा आसान कर दिया, यानी उस प्रक्रिया को थोड़ा सा सरल कर दिया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी WPA 1972 के बारे में जब पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले उद्देश्य को देखें तो जंगली जानवरों, पक्षियों और वनस्पतियों की सुरक्षा और उनके संबंध मामलों का प्रबंधन सुनिश्चित करना ताकि राष्ट्र की पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रजातियों की सुरक्षा के लिए 4 अनुसूचियां जो कि 2022 के संशोधन के अनुसार बनाई गई हैं। पहली जो अनुसूची है
इसमें है उच्चतम स्तर का संकट उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त वन्यजीव जो प्रजातियां हैं। दूसरी अनुसूची, इसमें निम्न संरक्षण स्तर वाली वन्य प्रजातियां। तीसरी अनुसूची, संरक्षित वन वनस्पति प्रजातियां। और चौथी अनुसूची, वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय के तहत सूचीबद्ध प्रजातियां। ठीक है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। राज्य वन्यजीव बोर्ड, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जैसे संस्थागत निकायों की स्थापना से संबंधित प्रावधान करता है। ये धारा जो है 11 और 12 के तहत किए गए प्रावधानों के संबंध विषयों को छोड़कर के यह अधिनियम अनुसूची 1, 2 और 3 और साथ ही 4 में सूचीबद्ध किसी भी जंगली जानवर के शिकार पर रोक लगाता है। ठीक है। धारा 11 और 12 के अनुसार मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक यानी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कुछ विशिष्ट स्थितियों जैसे कि मानव जीवन के लिए खतरा, जानवर के पूरी तरह स्वस्थ होने की संभावना न हो या उपचार न हो सकने वाले रोग से पीड़ित हो, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक प्रबंधन आदि में अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के अंतर्गत आने वाले वन्य जीवों के शिकार यानी आखेट की अनुमति दे सकते हैं। धारा 11 और 12 कुछ मामलों और विशेष उद्देश्यों के लिए जंगली जानवरों के शिकार की अनुमति देते हैं। तो ये आपको ये याद रखनी है दोनों धाराएं। वन्यजीवों और उसके पर्यावासों की सुरक्षा के लिए क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित करने का प्रावधान करता है। अनुसूची 1 की बात की जाए तो अनुसूची 1 के वन्यजीवों के स्थानांतरण के लिए केंद्र सरकार से और किसी वन्य जीव के लिए राज्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यदि सुरक्षा संबंधी मुद्दे दुर्घटनाएं होती हैं तब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अनुमति को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रख सकता है। ठीक है। ये कुछ प्रमुख बातें थी इसके बारे में। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैव विविधता, इसमें जैव संसाधनों और उनके संबंध, ज्ञान तक पहुंच तथा लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण विनियमन 2025 क्यों है सुर्खियों में? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने जैविक विविधता यानी कि जैविक संसाधनों और उनसे संबंध ज्ञान तक पहुंच तथा लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण विनियमन 2025 शीर्षक के लिए नए नियम जारी किए हैं, इसलिए चर्चा में आ गया। क्या है जैव विविधता विनियमन 2025? उद्देश्य क्या है इसका? तो जैविक संसाधनों और इनसे संबंधित ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभों को न्यायोचित रूप से साझा करने के तरीके को विनियमित करना है। ये नियम जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों ने 2014 में जारी दिशा निर्देश को जो है उसका स्थान लिया है। यानी जो 2025 में जो विनियमन किया गया है, ये संशोधन किया गया है 2014 में। विनियमन 2025 के जो मुख्य बिंदु हैं क्या क्या हैं इसमें बातें? इसमें डिजिटल अनुक्रम जानकारी होगी, इसको शामिल किया गया है। इसमें नए नियमों का लक्ष्य जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करने के तरीकों को स्पष्ट करना है। इसमें डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन यानी डीएसआई या उसके संबंध जानकारी भी शामिल है। डिजिटल अनुक्रमक जो जानकारी है यह एक नीतिगत शब्दावली है। इस शब्दावली का प्रयोग आनुवंशिक संसाधनों का डिजिटल रूप से उपलब्ध जानकारी के लिए किया जाता है। इनमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन अनुक्रमण जैसे जीनोमिक डेटा शामिल होते हैं। एक पूर्व सूची जो पूर्व सूचित सहमति है, जिसमें जैविक संसाधनों की प्राप्ति और उपयोग के इच्छुक व्यक्ति उद्योग को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को पूर्व सूचना देकर मंजूरी लेनी होगी। यह प्रावधान जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित परिचित औषधीय पौधों की प्राप्ति या उनके उपयोग पर लागू नहीं होगा। वार्षिक कारोबार के आधार पर लाभ साझाकरण के स्लैब निर्धारित किए गए हैं।
देय राशि संबद्ध उत्पाद के वार्षिक सकल एक्स फैक्ट्री विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में शून्य यानी 5 करोड़ तक के कारोबार के लिए, ठीक है, जो कि सरकारी कराधानों को छोड़ करके, से लेकर 0.6% जो कि 250 करोड़ से अधिक के कारोबार के लिए तक ये सीमित है। आगे, जिन उपयोगकर्ताओं का कारोबार टर्नओवर जो है 1 करोड़ रुपए से अधिक है, उन्हें वार्षिक संसाधन उपयोग विवरण प्रस्तुत करना होगा। उच्च मूल्य वाले जैविक संसाधनों जैसे लाल चंदन, अगरगुड़ आदि के लिए लाभ जो साझाकरण नीलामी बिक्री राशि खरीद मूल्य से प्राप्त आय के 5% से कम नहीं होना चाहिए। वाणिज्यिक उपयोग के मामले में यह राशि 20% से अधिक हो सकती है। ठीक, अनुसंधान के लाभों का अंतरण गैर बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपीआर उपयोग आपसी सहमति के अनुसार एनबीए के साथ साझा किए जाएंगे। आईपीआर के व्यवसायीकरण के मामले में वार्षिक बिक्री राजस्व यानी टैक्स को छोड़ करके 1% तक एनबीए के साथ साझा किए जाएंगे। ठीक है, पहुंच और लाभ साझाकरण इसके बारे में देखें तो यह तंत्र निर्धारित करता है कि जैविक आनुवांशिक संसाधनों तक कैसे पहुंच दी जाए और उनके उपयोग से प्राप्त लाभों को संसाधन प्रदान करने वाले और उपयोगकर्ताओं के बीच न्याय संगत एवं समान रूप से कैसे साझा किया जाए। रूपरेखा जैव विविधता अभिसमय यानी सीबीडी के तहत रूपरेखा तय की गई है। बॉन्ड कन्वेंशन है उसके जो दिशा निर्देश हैं तो 2002 के माध्यम से ये स्वैच्छिक दिशा निर्देश हैं। ये दिशा निर्देश सरकारों और हितधारकों को एबीएस से संबंधित राष्ट्रीय प्रशासनिक और नीतिगत उपाय तैयार करने में सहायता करते हैं। पहुंच और लाभ की जो है साझाकरण में सहायता करते हैं ये। ठीक, इनमें पूर्व सूचित सहमति, परस्पर सहमत शर्तें के लिए प्रमुख कदम बताए गए हैं। नागोया प्रोटोकॉल 2010 या जैव विविधता अभिसमय के अंतर्गत विधिक रूप से बाध्यकारी पूरक समझौता है। इसका उद्देश्य आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का न्याय संगत और समान वितरण सुनिश्चित करना है। 2024 में सीबीडी पर पक्षकारों के 16वें सम्मेलन यानी कि कॉप 16 में डिजिटल अनुक्रमिक जानकारी के उपयोग के लिए एक बहुपक्षीय तंत्र को अपनाया गया है। अब सीबीडी के बारे में देखते हैं। जैव विविधता पर अभिसमय, कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में, उत्पत्ति की जब बात किया है तो ये अंतर सरकारी संधि है जिसे 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन यानी कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। देखिए, जब 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ, उसके बाद 20 साल बाद 1992 में पृथ्वी सम्मेलन यही हुआ, जिसमें 3 अभिसमय निकल के आए। एक कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, एक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और एक था कन्वेंशन ऑफ डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण पर अभिसमय, जैव विविधता पे अभिसमय और जो क्लाइमेट चेंज है उस पर अभिसमय। ये तीनों ही निकल के आए और इन तीनों की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं जिसको सीओपी बोलते हैं आप। तो जो कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज है इसका हर साल कॉप होता है, तो इसके इसलिए अभी हाल ही में 30वां जो है कॉप हुआ है। लेकिन इनके हर एक 2-2, 3-3 साल पे होते हैं, इसलिए इनके कॉप अभी आपको 16 दिखाई दे रहे हैं। तो ये आप चीज ध्यान रखना है इस चीज को। ये पहले भी हम लोग एक बार बात कर चुके हैं, अगर आपने इन्वायरमेंट की जो स्पीसीज वाली क्लास की होगी तो मैंने उस पर सब सारी चीजों की बात की है। ठीक है, तो इसको अपनाया गया है। सदस्य 196 भारत इसका सदस्य देश है। प्रत्येक पक्षकार देश को राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना तैयार करना अनिवार्य है। भारत ने जैव विविधता अधिनियम 2002 के
अधिनियमित इसको किया है। 3 प्रमुख लक्ष्य हैं: जैव विविधता का संरक्षण, जैविक संसाधनों का संधारणीय उपयोग, लाभों का न्यायसंगत और समान वितरण। ठीक। प्रमुख प्रोटोकॉल देखें तो कार्टेजेना जो प्रोटोकॉल है, जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल 2003, पहुंच और लाभ साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल 2014। चलिए नेक्स्ट, पहुंच और लाभ साझाकरण पर भारत की विधिक रूपरेखा को देखें तो जैव विविधता अधिनियम 2002 को जैव विविधता अभिसमय के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना और इसके घटकों के संधारणीय उपयोग को सुनिश्चित करना है। विस्तार क्षेत्र देखें तो यह अधिनियम भारत के भीतर सभी जैव संसाधनों पर लागू होता है। यह नागोया प्रोटोकॉल की तुलना में अधिक व्यापक है, क्योंकि नागोया प्रोटोकॉल केवल आनुवंशिक संसाधनों तक सीमित है। ये कार्यान्वयन की बात की जाए तो इस अधिनियम को सामुदायिक निकायों की निम्नलिखित त्रिस्तरीय प्रणाली के माध्यम से लागू किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी त्रिस्तरीय प्रणाली है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण केंद्रीय स्तर पर, राज्य जैव विविधता बोर्ड राज्य स्तर पर, जैव विविधता प्रबंधन समितियां स्थानीय स्तर पर। ठीक है, पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एबीएस से महत्वपूर्ण केस स्टडी को देखें तो केरल का कानी आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप से आरोग्य पाचा वनस्पति यानी कि ट्राइकोपस जेनेनिकस का उपयोग थकान मिटाने और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करता है। वैज्ञानिकों ने इस ज्ञान का उपयोग करके जीवनी नामक औषधि विकसित की है। ठीक है, और पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एबीएस के तहत इस औषधि के व्यवसायीकरण के प्राप्त लाभ का हिस्सा कानी समुदाय के साथ साझा किया है। इसका मतलब ये है कि जिस जनजाति या जिस भी क्षेत्र में ये सारी चीजें की जाती हैं, तो वहां से संबंधित जो जनजाति है, क्योंकि इसका कानी आदिवासी समुदाय ने इसको जो है इसका उद्योग किया था, इसलिए उनको इसका हिस्सा जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वन्यजीव पर्यावासों के लिए एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना। क्यों है सुर्खियों में? घड़ियाल और स्लोथ बियर, इसका मतलब जो भालू है, स्लोथ मतलब होता है थोड़ा आलसी। एक्चुअली इसका जब मुंह देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आलसी है ये, इसलिए इसको स्लोथ बेयर बोलते हैं। तो घड़ियाल और स्लोथ बेयर भालू को वन्य जीव पर्यावास के एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में शामिल किए जाने की सिफारिश की गई है। अब वन्य जीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना की जब बात की जाए तो इसके बारे में जो नोडल मंत्रालय है वो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है। प्रकार जो है ये केंद्र प्रायोजित योजना है। उद्देश्य क्या है? तो वन्य जीव संरक्षण और संवर्धन गतिविधियों का संचालन करना, वित्तीय सहायता जो कि राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को प्रदान की जाती है, आरक्षित क्षेत्रों जिसमें राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व को समर्थन प्रदान करना है, आरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य जीवों का संरक्षण करना, गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजातियों और उनके पर्यावासों को बचाने के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम संचालन करना। ठीक, अब तक जो प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत हिमतेंदुआ, एशियाई शेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आदि सहित 22 प्रजातियों की पहचान की गई है। प्रमुख घटक देखें तो वन्य जीव पर्यावासों का विकास, बाघ परियोजना, हाथी परियोजना आदि इसके प्रमुख घटक हैं। स्लॉथ बियर जो भालू, ये देखिए इसका जो मुंह है इससे थोड़ा सा आलसी टाइप प्रतीत होता है, ये इसलिए इसको स्लॉथ बियर बोलते हैं। विशेषताएं देखें इसकी तो इसका नाम लंबे नाखूनों और असामान्य दांतों से पड़ा है जो
स्लॉथ यानी आलसी जैसे प्रतीत होते हैं। दीमक और चींटियां खाने में ये विशेषज्ञ होता है। अन्य भालू प्रजातियों के विपरीत शीत निद्रा हाइबरनेट नहीं करता है ये। शीत निद्रा मतलब जैसे जिन एरियो में जो ज़्यादा ठंडे क्षेत्र होते हैं, तो अधिक ठंडे की वजह से वो हाइबरनेट हो जाते हैं, यानी शीत निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन इन प्रजाति के साथ यानी स्लोथ बियर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, ये एकाकी प्रजाति है, अधिकांशतः रात्रिचर होते हैं, ये फुर्तीला तथा भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक माना जाता है। फुर्तीला है, आलसी नहीं है, लेकिन इसके नाखून और इसको देख करके ये थोड़ा सा आलसी प्रतीत होता है, इसलिए इसको स्लोथ बियर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आलसीपन से इसका कोई दूर तक लेना देना नहीं है। पर्यावास देखें इसका, तो वन और घास के मैदान, जैसे भारत, नेपाल और श्रीलंका का देशज निवासी है ये। ठीक, खतरे, पर्यावास का ह्रास, क्षरण, मानव वन्यजीव संघर्ष, वैश्विक आबादी इनकी 20,000 से कम है। ये WPA के अनुसूची 1 में शामिल है, साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल है और IUCN की स्थिति वनरेबल है। ठीक है, अब पर्यावास क्षरण है, इसका पर्यावास ह्रास हो रहा है, इनके रहने के स्थान, लोग इतनी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है कि लोगों को मकान बनाना और खेती के लिए जमीन बढ़ाना, तो जंगलों को काटना, उनके पर्यावास को खत्म करना, तो ये सबसे बड़े खतरे के रूप में है, जो किसी भी जीव के लिए खतरा बन सकती है। ठीक है, संरक्षण प्रयास देखें इसके, तो प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर 2025, दारोजी स्लॉथ भालू अभ्यारण्य कर्नाटक में, एशिया का पहला समर्पित स्लॉथ भालू अभ्यारण्य है ये। दारोजी स्लॉथ भालू अभ्यारण्य कहाँ है? ये कर्नाटक में, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग प्रोजेक्ट चीता की तरफ। भारत और बोत्सवाना ने प्रोजेक्ट चीता के तहत आज 8 चीतों को भारत लाने की औपचारिक घोषणा की थी। प्रोजेक्ट चीता के बारे में देखें तो यह 2022 से शुरू की गई एक ऐतिहासिक वन्यजीव संरक्षण पहल है। उद्देश्य इसका 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक की शुरुआत में विलुप्त हो चुके चीतों को भारत में फिर से बसाना है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत संचालित होता है, जिसे 2023-24 से प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट नाम दिया गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 30 चीतों दिसंबर 2025 तक की आबादी मौजूद है। कहाँ पे? कूनो। कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इसकी एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन 2006 में संशोधित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया है। ठीक, तकनीकी सहायता के रूप में देखें तो वन्यजीव संस्थान द्वारा इसकी तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। प्रोजेक्ट चीता संचालन समिति, इसका गठन 2023 में NTCA यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किया था। इसका कार्य प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की निगरानी व मूल्यांकन करना है और परामर्श देना भी है। ठीक, मुख्य उद्देश्य देखें इसके, तो सुरक्षित पर्यावासों में चीतों की प्रजननशील समष्टि बसाना, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां ऐतिहासिक रूप से पाए जाते थे। खुले वन, सवाना घास भूमियों को पुनर्बहाल करने हेतु चीतों को एक फ्लैगशिप और अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में उपयोग करना है। प्रोजेक्ट चीता का इको डेवलपमेंट और इको टूरिज्म के लिए उपयोग करना, ताकि स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाया जा सके। देखिए, ये है एशियाई चीता और ये है अफ्रीका चीता। ठीक है, अगर स्थिति की बात की जाए एशियाई चीते की, तो ये WPA के अनुसूची 1 में शामिल है, साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये IUCN की जो स्थिति है। लेकिन वहीं अफ्रीका चीता की देखें तो IUCN की स्थिति वनरेबल है और साइट्स की परिशिष्ट 1 में शामिल है। विशेषताएं देखते हैं, तो विश्व का सबसे तेज स्तनपायी तथा भारत में विलुप्त हो जाने वाला एकमात्र बड़ा मांसाहारी है ये। ठीक, अन्य बड़ी बिल्लियां जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, जगुआर के विपरीत चीता दहाड़ नहीं सकता ये। पर्यावास देखें इसके एशियाई चीता के, तो केवल पूर्वी ईरान के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में इसे आधिकारिक रूप से 1952 में विलुप्त घोषित किया गया। अफ्रीका चीता पूरे अफ्रीका में घास के मैदान, झाड़ीदार क्षेत्रों और खुले वनों में पाया जाता है ये। विशेष रूप से बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में ये पाया जाता है।
नामीबिया में चीतों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। अवस्थिति इसकी तो पूर्वी मध्य प्रदेश में अवस्थित है ये। इस क्षेत्र को निमाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। वन का प्रकार खटियार गिर शुष्क पर्णपाती वन का ये भाग है। नदी कौन सी है यहाँ पे? चंबल नदी है। बांध गांधी सागर बांध के बैक वाटर यानी कि पश्च जल से घिरा हुआ है ये। वृक्ष यहाँ पे कौन से पाए जाते हैं? तो सलई, करधई, धावड़ा, तेंदू, पलाश इत्यादि यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। वन्य जीव जिसमें जंगली कुत्ते यानी ढोल, चिंकारा, तेंदुआ, ऊदबिलाव और मगरमच्छ यहाँ पे पाए जाते हैं। ऐतिहासिकता की बात की जाए तो विश्व प्रसिद्ध चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर यानी कि शैलाश्रय का हिस्सा है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइगर रिजर्व। क्यों है सुर्खियों में? तो सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावास निम्नीकरण, अनियंत्रित पर्यटन और कॉरिडोर विखंडन के कारण बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्षों की समस्या से निपटने के लिए टाइगर रिजर्व के संरक्षण हेतु निर्देश जारी किए हैं। इसलिए चर्चा में रहा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश क्या हैं? तो टाइगर सफारी पर रोक, कोर क्षेत्रों या निर्दिष्ट बाग गलियारों में किसी भी टाइगर सफारी की अनुमति नहीं होगी। तो जो आपके नेशनल पार्क होते हैं इसमें जोन बनाए जाते हैं। ये होता है कोर जोन, इसके बाद होता है बफर जोन। तो कोर जोन में जाने की मनाही की गई है। ठीक, इसकी अनुमति केवल बफर जोन में स्थित गैर वन या अवक्रमित वन भूमि पर ही दी जाएगी। ठीक है, यानी कि जो कोर जोन है आपका वहां पे अनुमति नहीं है, बफर जोन में अनुमति दी जा सकती है। रात्रि पर्यटन की बात की जाए तो कोर महत्वपूर्ण बाघ आवासों में रात्रि पर्यटन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, निषिद्ध गतिविधियां बफर फ्रिंज यानी सीमांत क्षेत्रों में वाणिज्यिक खनन, प्रदूषणकारी उद्योग, प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान या वाणिज्यिक जलायु लकड़ी का दोहन पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र, इसमें सभी अभ्यारण्यों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण मंत्रालय के 2018 के दिशा निर्देश के अनुसार पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को अधिसूचित करना होगा। बाघ संरक्षण योजनाएं, इसमें राज्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर बाघ संरक्षण योजना को तैयार या संशोधित करना होगा। अधिसूचना के बारे में जो 6 महीने के भीतर कोर और बफर क्षेत्रों को अधिसूचित किया जाना अनिवार्य होगा। प्राकृतिक आपदा का दर्जा, त्वरित राहत सुनिश्चित करने के लिए मानव वन्यजीव संघर्षों को प्राकृतिक आपदा का दर्जा दिया जाएगा, जिसमें मानव वन्यजीव संघर्ष के कारण होने वाली मानव मृत्यु की स्थिति में 10 लाख की समान अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। समन दिशा निर्देश के बारे में देखें तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 6 महीने के भीतर मानव वन्यजीव संघर्ष समन दिशा निर्देश का मसौदा तैयार किया जाएगा, जिसे सभी राज्यों द्वारा लागू किया जाना होगा। टाइगर रिजर्व के बारे में देखें तो प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 के में स्टार्ट किया गया, इसके तहत बाघों के दीर्घकालिक संरक्षण हेतु कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं। क्या क्या? कोर क्षेत्र, महत्वपूर्ण आवास यानी क्रिटिकली हैबिट, जो क्रिटिकल हैबिट होते हैं इनके जो महत्वपूर्ण आवास होते हैं, या पूर्णतः अनुल्लंघनीय क्षेत्र होते हैं जहाँ किसी भी प्रकार के पर्यटन या व्यवसाय गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। बफर क्षेत्र जो सतत उपयोग क्षेत्र होते हैं, ये विनियमित पारिस्थितिकी विकास, यहाँ सीमित पर्यटन की अनुमति दी जाती है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए द्वारा घोषित यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक सांविधिक निकाय है। राज्य सरकारें संभावित स्थलों का प्रस्ताव करती हैं जिन्हें एनटीसीए द्वारा अनुमोदित एवं अधिसूचित किया जाता है। कुल रिजर्व कितने हैं? 58। नवीनतम मध्य प्रदेश में माधव टाइगर रिजर्व और रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल किए गए। इन्हें एनटीसीए की सलाह पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, एनटीसीए की सिफारिश और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अनुमोदन के बिना सीमाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनकी सहमति आवश्यक होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए के बारे में। क्यों है सुर्खियों में? तो भारत और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ने मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के माध्यम से आईबीसीए का मुख्यालय
और सचिवालय भारत में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, इसे आईबीसीए को अपने आधिकारिक कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय विकेट अलायंस के बारे में उत्पत्ति, भारत द्वारा 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको प्रारंभ किया गया। संस्था का प्रकार क्या है? तो संधि आधारित अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन एक विधिक इकाई है ये। उद्देश्य क्या है? 7 बड़ी बिल्लियों यानी कि बिग कैट अलायंस, अर्थात इसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, जो जगुआर है वो नियर थ्रेटेंड है, और प्यूमा जो कि लीस्ट कंसर्न का संरक्षण करना है। इनमें प्यूमा और जगुआर को छोड़कर सभी भारत में पाए जाते हैं। तो भारत में कौन से नहीं पाए जाते? प्यूमा और जगुआर भारत में नहीं पाए जाते हैं, बाकी सभी पाए जाते हैं। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित हैं ये। सदस्यता की बात की जाए तो 95 देशों का बहुदेशीय बहु एजेंसी गठबंधन, जिसमें बड़ी बिल्ली की आबादी वाले उनके संरक्षण में रुचि रखने वाले देश शामिल हैं इसमें। संस्थापक सदस्य के बारे में बात की जाए तो 16 संस्थापक सदस्य देश हैं। इसमें आर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, मिस्र, इथोपिया, इक्वाडोर, भारत, केन्या, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, नाइजीरिया, पेरू, सूरीनाम और युगांडा शामिल है। ये संस्थापक सदस्य हैं। उसके बाद इसमें और भी देश जुड़े हैं, जो अभी टोटल 95 देश हो गए। भारत से बजटीय सहायता जो कि 150 करोड़, जो कि 5 वर्षों के लिए 2023 से 24 से 29 के लिए दी गई है। आईबीसीए सभा, इंटरनेशनल विकेट अलायंस के बारे में जो सभा है, सर्वोच्च निर्णायकारी निकाय, कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आयोजित होगी ये। 2025 में नई दिल्ली में प्रथम सभा आयोजित हुई थी। कब हुई थी? 2025 में। ठीक है, भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा आईबीसीए के अध्यक्ष के रूप में अनुमोदित। तो ये था आईबीसीए के बारे में। याद रखेंगे इसकी बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई, और हर 2 वर्ष में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटस ऑफ स्मॉल कैट्स इन टाइगर लैंडस्केप ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स के बारे में। क्या है रिपोर्ट? सुर्खियों में क्यों है? तो वन्यजीव संस्थान भारत और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट छोटी बिल्ली या बिडाल प्रजातियों यानी स्मॉल कैट्स की वर्तमान उपस्थिति, वितरण और व्यवहार का विस्तृत आकलन प्रस्तुत करती है। ये रिपोर्ट बिडाल प्रजातियों के बारे में देखें तो विडाल प्रजातियां शीर्ष मांसाहारी जानवरों का एक विधिक समूह है। ये फेलिडे कुल के उपकुल फेलिना के अंतर्गत आती हैं। ये लगभग सभी प्रकार के स्थलीय बायोम जैसे जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ आदि में पाई जाती हैं। भारत में कुल 10 विडाल प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें शामिल हैं पलास कैट, यूरेशियन कैट, लिंक्स, जंगल कैट, फिशिंग कैट, लेपर्ड कैट, रस्टी कैट, स्पॉटेड कैट जो है, मार्बल कैट, सॉरी मार्बल्ड जो कैट है, एशियाटिक गोल्डन कैट और डेजर्ट कैट, साथ ही कैरिकल। ये 10 विडाल प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। जंगल कैट भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली छोटी बिल्ली प्रजाति है। इसके बाद रस्टी स्पॉटेड कैट जो दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली का स्थान है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा भारत में जंगली कैट पाई जाती है, उसके बाद रस्टी स्पॉटेड कैट पाई जाती है। रस्टी स्पॉटेड कैट दुनिया की सबसे छोटी जंगली प्रजाति है। बड़ी बिल्ली प्रजातियों के अंतर देखें तो बड़ी बिल्ली प्रजातियां जैसे बाघ, शेर के गले में लचीली हाइड हड्डी होती है जिससे वे दहाड़ सकती हैं। ठीक है, इसके विपरीत छोटी बिल्लियां प्रजातियों के गले में कठोर हाइड हड्डी होती है जिससे वे लगातार घुरघुराने की आवाज निकालती हैं। तो बड़ी बिल्ली प्रजातियों में लचीली होती है ये हड्डी, और छोटी बिल्ली प्रजातियों में कठोर होती है। अब भारत में प्रमुख बिल्ली प्रजातियों जो बिल्लियां हैं उनकी प्रजाति के विवरण के बारे में देखें तो प्रजाति और संरक्षण की स्थिति और साथ ही विवरण को पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे एशियाई सुनहरी बिल्ली। ये सब हम पहले भी कवर कर चुके हैं, यहाँ पे केवल रिवीजन समझिएगा इसको, क्योंकि हमने जो स्पीसीज की जो क्लास आपकी ली थी उसमें ये सारी चीजें हमने बात की है। तो एशियाई सुनहरी जो बिल्ली है ये आईयूसीएन की नियर थ्रेटेंड श्रेणी में शामिल है।
वहीं WPA के अनुसूची 1 में शामिल है। विवरण देखें तो पर्यावास जो कि भारत मलाई जैव भौगोलिक क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति है। ये भारत में असम, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मिलती है। विशेषताएं देखें इसकी तो अपने प्रादेशिक जो क्षेत्र है और एकांत में वास करने वाली कभी कभी जोड़े में देखी जाती है। दूसरी है कैराकल। ये देखिए कैराकल है, ये IUCN की लिस्ट कर्षण श्रेणी में है और WPA के अनुसूची 1 में शामिल है। पर्यावास इसका शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र, भारत में केवल 3 राज्यों में, इसमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये पाई जाती है। विशेषताएं क्या है इसकी तो सियागोश यानी काले गुच्छेदार कान, के नाम से भी जाना जाता है। एकांतवासी होते हैं ये, प्रादेशिक और रात्रिचर होते हैं। ठीक, ये प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। अगला देखें फिशिंग कैट, ये IUCN की वनरेबल सूची में शामिल है, वहीं WPA के सूची 1 में शामिल है। पर्यावास देखिए इसका तो आर्द्रभूमि जो क्षेत्र है जैसे सुंदरवन, हिमालय तराई क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्से, वहां पे ये इसका पर्यावास है। विशेषताएं रात्रिचर है ये, पिछले पैरों में झिल्ली होती है इसके, जो उथले जल में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है इससे। ठीक, नेक्स्ट है यूरेशियन लिंक्स, ये IUCN की लिस्ट कंसर्न श्रेणी में है और WPA के अनुसूची 1 में शामिल है। पर्यावास इसका मध्य एशिया के बंजर अपेक्षाकृत जो खुले और पथरीले जो पर्वतीय पठार होते हैं, भारत में लद्दाख के कुछ भाग में ये पाई जाती है। ठीक, विशेषताएं देखें तो मुख्यतः एकांतवासी होती है, प्रादेशिक और रात्रिचर होते हैं ये। तो ये थी कुछ बिल्लियों की प्रजातियों के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा भारत में हाथियों की स्थिति के बारे में। सुर्खियों में क्यों रही तो हाथी हैं उनके DNA का आधार है समकालिक अखिल भारतीय आबादी अनुमान 2021 से 25 भारत में हाथियों की DNA आधारित पहली गणना की गई है। यह गणना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलिफेंट के तत्वाधान में भारतीय वन्यजीव संरक्षण द्वारा की गई है। तो जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है उसके द्वारा ये DNA आधारित जनगणना की गई है इनकी। ठीक, रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं, ये रिपोर्ट जो जारी की गई है इसमें जो प्रमुख बिंदु हैं, इनके अनुसार एशियाई हाथियों की कुल समष्टि 22,446 है और वनों में रहने वाले एशियाई हाथियों की सर्वाधिक संख्या भारत में है, जो एशियाई हाथियों की कुल वैश्विक समष्टि का लगभग 7% है। ठीक, सबसे ज्यादा भारत में है और वर्तमान में रहने वाले हाथी मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 वन्य पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसमें हिमालय तलहटी, पूर्वोत्तर राज्य और पूर्व मध्य भारत और पश्चिमी पूर्वी घाट के साथ अंडमान द्वीप समूह में भी कुछ संख्या में पाए जाते हैं। ये पश्चिमी घाट में जंगली हाथियों की सबसे बड़ी आबादी है। ठीक, पश्चिमी घाट में, उसके बाद पूर्वी पहाड़ियों और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों का स्थान आता है। ठीक, राज्यों में एशियाई हाथियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद असम में, फिर तमिलनाडु, फिर केरल में, ये पूछा गया था। ठीक है, तो वर्तमान में जो स्थिति है सबसे ज्यादा हाथी कहाँ है? कर्नाटक में है, उसके बाद असम में है, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद केरल में। ठीक, चलिए खतरे इनके क्या है तो एशियाई हाथियों के समस्त जो खतरे हैं वो घटना पर्यावरण क्षेत्र विखंडन और मानव हाथी संघर्ष, रेखीय अवसंरचना और बिजली के झटके और टक्करों के कारण होने वाली मौतें हैं। ठीक है, एशियाई हाथी एल्फस मैक्सिकस जिसको बोला जाता है, विशेषताएं क्या है इनकी? एशियाई महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी है ये। 3 उप प्रजातियां जिसमें भारतीय, सुमात्राई और श्रीलंकाई, ये 3 उप प्रजातियां हैं। अत्यंत बुद्धिमान होता है, मजबूत पारिवारिक बंधन होते हैं इनके और उन्नत संचार की क्षमता होती है इनके पास। जटिल सामाजिक संरचना, इसमें मातृ प्रधान व्यवस्था होती है, यानी समूह का नेतृत्व एक मादा करती है। यूपीएससी ने यहाँ से प्रश्न पूछा है, याद रखेंगे। ठीक है, इनका जीवन काल 60 से 70 वर्ष का होता है। स्तनधारियों में सबसे लंबी गर्भावधि होती है, ये भी यहाँ से ऑप्शन बनाया था। ठीक है, जो कि 22 महीने की होती है। जो स्तनधारी होते हैं उसमें सबसे लंबी गर्भ धारण करने की जो अवधि होती है वो 22 महीने की होती है। ठीक है, पर्यावास इनका क्या है तो 13 वितरण क्षेत्रों में शुष्क से आर्द्र वन तथा झाड़ी भूमि या घास भूमि पर्यावास इनके हैं। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र में हाथियों की भूमिका, जिसमें देखेंगे आप कि घने वनों में अन्य प्राणियों के लिए मार्गों का निर्माण, सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण, बीज प्रसार के माध्यम से वनों की विविधता बनाए रखना, ये इनकी भूमिका के बारे में।
संरक्षण के उपाय क्या किए जा रहे हैं? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया जा रहा है। कब से? 1992 में इसको आरंभ किया गया था। प्रमुख हाथी राज्यों में 33 हाथी आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है? और ये जो हाथी है, जो एलिफस मैक्सिमस है, ये डब्ल्यूपीए की अनुसूची वन में शामिल है, परिशिष्ट साइट्स के परिशिष्ट वन में शामिल है, और आईयूसीएन का जो स्थिति है इसकी, वो इंडरजर्ड की श्रेणी में आता है ये, ठीक है? अब एशिया और अफ्रीकी हाथियों के बीच अंतर को समझें। तो अफ्रीकी हाथी और एशियाई हाथी। एशियाई हाथी की जब बात की जाए तो आकार में ये छोटे होते हैं, और अफ्रीकी हाथी जो है दो अलग-अलग प्रजातियों में वर्गीकृत होते हैं। अफ्रीकी सवाना हाथी जो संकटग्रस्त इंडेंजर्ड श्रेणी में है, अफ्रीकी वन हाथी, ठीक है? जो ये बड़े आकार के होते हैं, ये एशियाई हाथी से बड़े होते हैं अफ्रीकी हाथी, ठीक है? फॉरहेड या माथा देखें इनका, या फॉरहेड जिसको बोलते हैं, जुड़वा गुंबद वाले सिर होते हैं जिनके बीच का भाग हल्का धसा हुआ होता है, ठीक है? एशियाई हाथों की विशेषता है ये। लेकिन वहीं अफ्रीकी हाथी गोलाकार या चपटा एक गुंबदीय सिर होता है इनका। कान छोटे होते हैं और गोल होते हैं एशियाई हाथी के। लेकिन जो अफ्रीकी हाथी है, जिसमें सवाना हाथी है, बड़े व पंखे के आकार के इनके कान होते हैं, और जो वन हाथी हैं वो पूरी तरह से अंडाकार गोल इनके कान होते हैं, ठीक? दांतों की बात की जाए तो केवल कुछ नर हाथियों की ही दृश्यमान दांत होते हैं, मादा हाथियों के दांत छोटे हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन अफ्रीकी हाथी की बात की जाए तो नर और मादा दोनों के बड़े दांत होते हैं। सवाना हाथी जो होते हैं वो मुड़े हुए, मोटे, बाहर की ओर निकले हुए और दांत होते हैं, और वहीं वन हाथी सीधे पतले नीचे की ओर झुके हुए इनके दांत होते हैं, ठीक है? पीठ की बात की जाए तो कुबड़नुमा उत्तल आकार की, बाहर की ओर उभरी हुई जो पीठ होती है एशियाई हाथियों की, वहीं अफ्रीकी हाथी की अवतल आकार की और बीच में धसी हुई होती है, ठीक है? अब हाथियों के आगे हम लोग बढ़ते हैं। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए ये चर्चा में है। तो मगरमच्छ विश्व मगरमच्छ दिवस जो है 2025 की पूर्व संध्या पर भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की जयंती मनाई गई है, जो है स्वर्ण जयंती मनाई गई है, ठीक है? ध्यातव्य है कि 17 जून को, कब? 17 जून याद रखेंगे, विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के बारे में देखें तो परियोजना की जो शुरुआत है वो एच.आर. बस्टर की सिफारिशों के आधार पर 1 अप्रैल 1975 को यह परियोजना शुरू की गई। उद्देश्य क्या था? मगरमच्छों के प्राकृतिक पर्यावासों का संरक्षण करना और कैप्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से इनकी समष्टि संख्या को तेजी से बढ़ाना, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं मगरमच्छ, भारत में मगरमच्छ संरक्षण की सफलता के प्रयास। तो उड़ीसा की विशेष भूमिका, जिसमें भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है ये उड़ीसा, जहां मगरमच्छ की तीनों देशज प्रजातियों के लिए संरक्षण केंद्र मौजूद हैं। ये तीनों संरक्षण केंद्र निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं? जैसे घड़ियाल के लिए टिकरपाड़ा जो कि सतकोशिया, खारे जल का मगरमच्छ जो कि डांगमाल, ये भीतरकनिका में, मगरमच्छ जो मगर जिसको बोलते हैं आप, तो रामतीर्थ जो सिमलीपाल में, ठीक है? तो ये तीनों ही मगरमच्छ प्रजातियों के लिए संरक्षण किए गए हैं। खारे जल के मगरमच्छ और मगरमच्छ की समष्टि में वृद्धि के बारे में देखें तो खारे जल का मगरमच्छ की समष्टि, अब इनकी संख्या लगभग 2500 हो चुकी है। मगरमच्छ की समष्टि देखें तो इनकी संख्या बढ़कर के 8000 से 10000 तक पहुंच गई है। यह प्रजाति एक बार फिर से अपने ऐतिहासिक प्राकृतिक क्षेत्र जैसे गंगा नदी घाटी में पाई जाने लगी, ठीक है? चलिए आगे देखें घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र, इसमें राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों में विस्तृत है ये। दूसरा कतनिया घाट जो कि वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, गंडक नदी कार्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, ठीक है? तो ये घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र है। आज भारत में विश्व की 80% प्राकृतिक पर्यावास वाली घड़ियाल समष्टि मौजूद है, ठीक है? वर्तमान में चल रही संरक्षण पहलों को देखें तो वर्ष 2025 में भारत ने एक नई घड़ियाल संरक्षण परियोजना की घोषणा की। इस नई योजना का उद्देश्य गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंधु नदियों तथा उड़ीसा की महानदी में घड़ियालों की समष्टि को बढ़ाना है, इनकी संख्या को बढ़ाना है। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक के बारे में देखें तो यहाँ मगरमच्छों का प्रजनन कराया जाता है, इनकी संख्या बढ़ाने वाले कार्यक्रमों में सहायता मिलती है। भारत में पाए जाने वाले मगरमच्छ, तो विशेषताएं देखेंगे एक तरफ और उनके बारे में चर्चा करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले खारे पानी का मगरमच्छ यानी एस्चुरी मगरमच्छ जो क्रोकोडाइल पोरोसस, ठीक? ये आईयूसीएन की लिस्ट कंसर्न श्रेणी में है और साइट्स की परिशिष्ट वन में शामिल है,
और डब्ल्यूपीए की सूची 1 में शामिल है। विशेषताएं, रात्रिचर जीव होते हैं ये, असमतापी यानी शरीर का तापमान सीमित रूप से नियंत्रित करते हैं। विविधता इसकी, तो विश्व में मगरमच्छों की 13 प्रजातियां जिनमें से 3 भारत में पाई जाती हैं। खारे पानी का मगरमच्छ विश्व का सबसे बड़ा मगरमच्छ और सबसे बड़ा जीवित सरीसृप होता है। ठीक है, किसी भी जीवित प्राणी में सर्वाधिक काटने की क्षमता इसी में होती है। मगर की अगर बात की जाए, हाँ, तो मार्स मगरमच्छ जिसमें मगर, ब्रांड ब्रांड स्नेओटेड क्रोकोडाइल, जो क्रोकोडाइलस पोलुट्रिक्स जिसको बोलते हैं, और ये आईसीएन की वनरेबल सूची में है और साइट्स की परसिस्ट 1 में शामिल है और डब्ल्यूपीए की सूची 1 में शामिल है। ठीक है, इसके बारे में देखें तो वे घोंसला बनाने के सामान के लिए पक्षियों को लुभाने के लिए औजारों का उपयोग करते हैं, जैसे कि अपने सिर पर बैलेंस टिक रखना। एकमात्र भारतीय प्रजाति जो अत्यधिक तापमान से बचने के लिए भूमि में बिल बनाती है, ये याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, इसमें घड़ियाल देखें तो नर घड़ियाल की नाक के सिर पर घड़ा नामक उभरी संरचना होती है। ये आवाज निकालने, बुलबुले बनाने और मादाओं को आकर्षित करने में सहायक होती है। मछली पकड़ने में ये विशेषज्ञ होते हैं। सभी मगरमच्छों में सबसे लंबी और पतली थूथन होती है इनकी। ठीक है, घड़ियाल जो होते हैं, ये देखिए ये घड़ियाल है, ये थूथन इनकी होती है। और स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता दिखाने वाली एकमात्र ये प्रजाति है। ठीक है, पर्यावास देखें इसका तो खारे पानी का मगरमच्छ लवणीय जल के क्षेत्र, मैंग्रोव एस्चुरी और तटीय क्षेत्र में रहते हैं। ओडिशा में भितरकनिका जो सर्वाधिक संख्या में है यहाँ पे, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में ये पाए जाते हैं। ठीक, मगर जो है ताजे जल के पर्यावास झीलें, जिसमें झीलें, नदियां, धीमी गति वाली धाराएं इसमें पाए जाते हैं, और घड़ियाल जिसमें गहरी, स्वच्छ और तेज बहाव वाली नदियां जिनमें अंडे देने के लिए रेतीले तट हों, वहां ये पाए जाते हैं। ठीक है, नेपाल में जैसे राप्ती और नारायणी नदी के पास ये पाए जाएंगे। भारत में गंगा की सहायक नदियां जैसे गिरवा उत्तर प्रदेश में, सोन मध्य प्रदेश में, रामगंगा उत्तराखंड, गंडक बिहार, चंबल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और महानदी जो कि उड़ीसा में, यहाँ पे ये घड़ियाल देखने को मिलते हैं। अब ये जो घड़ियाल हैं, ये आईयूसीएन की क्रिटिकली इंडेंजर्ड सूची में शामिल है, साइट्स की परसिस्ट 1 में शामिल है और डब्ल्यूपीए की सूची 1 में शामिल है। ठीक है, अगला टॉपिक है नदी डॉल्फिन। क्यों है सुर्खियों में? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान ने भारत में नदी डॉल्फिन की आबादी की स्थिति 2024 रिपोर्ट जारी की है। यह भारत का पहला व्यापक नदी डॉल्फिन जनसंख्या आकलन है। पहली बार आकलन किया गया है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, मुख्य निष्कर्ष क्या है? तो भारत में नदी डॉल्फिन की संख्या, कुल संख्या जो है 6,327 है, जिसमें गंगा नदी डॉल्फिन 6,324 और सिंधु नदी डॉल्फिन केवल 3 शामिल हैं। ठीक है, वितरण देखें तो मुख्यतः गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी द्रोणी में ये पाए जाते हैं। राज्यवार स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की आबादी सर्वाधिक है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद क्रमशः बिहार में और पश्चिम बंगाल में ये पाए जाते हैं। अम्ब्रेला प्रजाति, डॉल्फिन एक अम्ब्रेला प्रजाति है। इसका अर्थ है कि डॉल्फिन संरक्षण का उनके पर्यावास और वहां की व्यापक जैव विविधता पर प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत में नदी डॉल्फिन के बारे में बात की जाए तो गंगा नदी डॉल्फिन यानी कि प्लेटस प्लेटनिस्टा गेंगेटिका गेंगेटिका, ठीक है, ये डब्ल्यूपीए के परिशिष्ट 1 में शामिल है, साइट्स की सूची 1 में शामिल है और आईयूसीएन की जो स्थिति है वो इंडेंजर्ड की सूची में है। ठीक, वहीं पे जो सिंधु नदी डॉल्फिन है यानी कि प्लेटनिस्टा माइनर जो है, ये डब्ल्यूपीए की परिशिष्ट 1 में शामिल है, साइट्स की भी अनुसूची 1 में शामिल है और आईयूसीएन की स्थिति इंडेंजर्ड है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं विशेषताएं क्या हैं। तो गंगा नदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन आनुवांशिक व संरचनात्मक रूप से दो भिन्न प्रजाति हैं। कार्यात्मक रूप से नेत्रहीन, इकोलोकेशन से दिशा निर्देश व शिकार करते हैं। ये लंबी पतली थूथन, गोल पेट, मजबूत शरीर और बड़े मीन पक्ष होते हैं। शीर्ष परवक्षी होते हैं
ठीक है। नदी स्वास्थ्य की संकेतक प्रजाति ये मानी जाती है। उथले जल में चलने हेतु बगल की ओर तैरते हैं, उनका ये विशिष्ट व्यवहार होता है। गंगा नदी डॉल्फिन की अगर बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है ये। स्थानीय नाम शुशु है। श्वसन के दौरान उत्पन्न ध्वनि के आधार पर ये नाम दिया गया है। गंगा का टाइगर इसको कहा जाता है। शीर्ष परवक्षी है ये। मादा नर से आकार में बड़ी होती है। ठीक है। सिंधु नदी डॉल्फिन की बात की जाए तो पंजाब का राजकीय जलीय जीव है। स्थानीय नाम इसका भूलन है। भूरे ग्रे रंग का, ठीक है, होता है। कीचड़ युक्त नदियों में रहने के लिए अनुकूलित होता है। पर्यावास की बात की जाए तो गंगा नदी डॉल्फिन भारत, बांग्लादेश, नेपाल में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना तथा सांगू कर्णफुली नदी तंत्र में ये पाए जाते हैं। नदियों के गहरे हिस्सों में संगम क्षेत्रों जैसे ताजा जल में ये पाई जाती है, जो गंगा नदी डॉल्फिन है। भारत में विश्व की लगभग 90% गंगा नदी डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है। सिंधु नदी डॉल्फिन जो भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी तंत्र तथा भारत में ब्यास नदी में भी पाई जाती है ये। ठीक है। खतरे देखें इसके तो अस्थिर अवैज्ञानिक मत्स्यन, मानव निर्मित जल अवसंरचना, खराब जल गुणवत्ता व मानवीय हस्तक्षेप, जलवायु परिवर्तन यानी लवणता में वृद्धि इनके खतरे हैं। संरक्षण के उपाय देखें तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो कि 2020 में स्टार्ट किया गया था। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो बिहार में बनाया गया है। चंबल नदी संरक्षण क्षेत्र को डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो कि पटना बिहार में बनाया गया है। कंजर्वेशन एशियाई रिवर डॉल्फिन स्टैंडर्ड्स नदी डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए प्रजाति केंद्रित उपकरण है ये। ठीक है। तो ये था नदी डॉल्फिन के बारे में। अब उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा गिद्ध, वल्चर के बारे में। क्यों है सुर्खियों में वल्चर? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान ने संकट प्रजातियों गिद्धों का अपना पहला अखिल भारतीय आकलन और निगरानी जारी किया है। ठीक है। फर्स्ट प्लान इंडिया असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम जारी किया है। अब इसके मुख्य निष्कर्ष को देखें तो संरक्षित क्षेत्रों पर निर्भरता यानी सभी दर्ज किए गए घोंसलों में 54% आरक्षित क्षेत्रों में स्थित है ये। अध्ययन का फोकस देखें तो 17 राज्यों के 216 स्थलों पर 4 गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये प्रजातियां हैं श्वेत उदर वाला गिद्ध, भारतीय गिद्ध, संकरी चोंच वाला गिद्ध और लाल सिर वाला गिद्ध। ठीक है। भारतीय गिद्ध की जब बात की जाती है तो ये मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान यानी मुकुंदरा हिल्स में सबसे बड़ी आबादी में पाए जाते हैं। ये सुरक्षित एवं स्थिर चट्टानों यानी कागारों में या भृगुओं में पर पर्यावास बनाते हैं। ये व्हाइट रम्पर्ट गिद्ध की बात करी जाए तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में केंद्रित है ये। और स्लेंडर बिल्स गिद्ध की बात की जाए तो इनका प्रजनन मुख्यतः ऊपरी असम क्षेत्र में होता है। ठीक है। रेड हेडेड गिद्ध की बात की जाए तो यह प्रजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यह घने एवं अविक्षुब्ध वनों पर निर्भर होती है तथा इनकी आबादी अत्यंत कम एवं खंडित अवस्था में है। देखिए यहाँ पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। यह है भारत में गिद्ध वल्चर। व्हाइट रम्ड वल्चर के बारे में, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। स्लेंडर बिल्ड वल्चर ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इंडियन वल्चर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है। और उसके बाद रेड हेडेड वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। बियर्डेड वल्चर ये नियर थ्रेटेंड है। सिनेरियर वल्चर ये आपका नियर थ्रेटेंड है। उसके बाद ग्रिफन वल्चर जो लीस्ट कंसर्न श्रेणी में है आईसीएन की। इजिप्शियन वल्चर ये इंडेंजर्ड श्रेणी में है। और हिमालयन ग्रिफन ये नियर थ्रेटेंड है। ठीक है। गिद्ध के बारे में देखें क्या है विशेषताएं, तो गिद्ध मृत पशुओं के शवों पर निर्भर रहने वाले मृत भक्षी जो है पक्षी होते हैं। ठीक है। इसलिए इन्हें प्राकृतिक का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। तो ये प्रकृति के क्या होते हैं? सफाई कर्मी होते हैं। खतरे इनके क्या है? विषाक्त गैर स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं का सेवन जैसे कि डिक्लोफेनिक जो पशुओं के उपचार में प्रयुक्त होती है। ये दर्द निवारक दवा होती है, दर्द निवारक दवा है, दर्द के लिए दी जाती है। तो ये काफी देखा गया था कि
जिन पशुओं को ये डिक्लोफेनेक दवा दी जा रही थी, उनको जब ये वल्चर खाते थे तो ये इनकी मृत्यु हो रही थी। ठीक है? तो ये खतरा था इनके लिए। साथ ही आवास विनाश इनका और बिजली का करंट इत्यादि इनके खतरे के रूप में देखे जाते हैं। संरक्षण के लिए पहल क्या-क्या है? तो सभी गिद्धों को प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, जिसमें रानी असम और पिंजौर हरियाणा में अवस्थित है। ठीक है? रानी कहाँ है? असम, और पिंजौर कहाँ है? हरियाणा। भारत में गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना 2020 से 25 चलाई जा रही है। असम स्थित एक संस्था द्वारा भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? असम के द्वारा। झारखंड के कोडरमा जिले में गिद्ध रेस्तरां आदि जो है प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो ये था गिद्ध के मामले में सारी चीजें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऊंटों पर मसौदा नीति पत्र। दोस्तों, इसको अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आज क्लास हम यहीं ऑफ करेंगे, कुछ जरूरी काम है। कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।